होम्योपैथिक डॉक्टर हफीज़ुर आलम आपसे एक बार फिर मुखातिब हूँ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं और सेहत के हवाले से आप अपने ख़यालात और आप अपनी ज़रूरियात भी मेरे साथ शेयर करते हैं, जिनको मद्देनज़र रख कर फिर मैं नई वीडियोज़ तरतीब देता हूँ। ये वीडियोज़ खुसूसन आप लोगों की सेहत के हवाले से तरतीब दी जाती हैं ताकि आप लोगों को इसका फ़ायदा हो। इन वीडियोज़ को आप अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि फ़ी सबिलिल्लाह इसको लोग दूसरे भी फ़ायदा इससे उठा सकें। इसके अलावा जो नीचे रेड कलर का लाल रंग का एक बटन सब्सक्राइब का आ रहा है, इसको ज़रूर दबाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक का बटन दबाइएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और आपसे गुजारिश है कि मेरी जितनी भी वीडियोज़ होती हैं ये आखिर तक ज़रूर देखा करें। द यूज़ ऑफ होम्योपैथिक रेमेडीज़ ड्यूरिंग लंग्स कार्सिनोमा। आज इस सिलसिले का हमारा ये दूसरा प्रोग्राम है। पार्ट फर्स्ट हम इससे पहले पेश कर चुके हैं। आज के लेक्चर में भी मेरे साथ सुपरवाइज़र और कोऑर्डिनेटर हैं मुहतरम जनाब होम्योपैथिक डॉक्टर मुज़फ़्फ़र मजीद साहब और होम्योपैथिक डॉक्टर मियाँ अब्दुल गफ़ार साहब। तो आइए चलते हैं पार्ट टू की तरफ। ये सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए है जो इसको स्टडी करें रेमेडीज़ को और फिर आगे इस्तेमाल करें। इसमें भी हम इंट्रोडक्शन, प्रिकॉशंस, रेमेडीज़, कंक्लूजन और रेफरेंसेस पेश करेंगे आखिर में जो दिए होंगे जिससे आप इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। पिछले पार्ट फर्स्ट में हम इसको रिवाइज़ करते चलें। पार्ट फर्स्ट में हमने ट्यूबरकुलिनम स्टडी की थी 1M में, और इसके अलावा बैप्टीशिया थी जिसको हफ्ते में हम एक दफ़ा इस्तेमाल कर रहे थे लंग्स की प्रॉब्लम के लिए, और तीसरी जो थी सांस की प्रॉब्लम के लिए वो आर्सेनिक एल्बम थी, अस्थमा और सांस के लिए। ये तीन हमारी मेजर रेमेडीज़ थी, ट्यूबरकुलिनम, बैप्टीशिया और आर्सेनिक एल्बम। ये तीनों हमारी मेजर रेमेडीज़ हैं और पूरे पाकिस्तान में होम्योपैथिक डॉक्टर्स इनको इस्तेमाल ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं। फ़ीवर के हवाले से हमने सल्फ़र आयोडेटम, बैप्टीशिया और पारिजनम को स्टडी किया था। ये था हमारा पार्ट फर्स्ट। अब चलते हैं पार्ट सेकंड की तरफ जो हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए। इसको हम स्टडी करने से पहले हम जो कार्सिनोमा का और जो लंग्स कार्सिनोमा या अस्थमा से मतलब जो डिजीज़ होती हैं उनको हम 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे, ग्रेड 3, 2 और ग्रेड 1 में। तो ये जर्नल जो है, जर्नल में हमने रिनाइटिस में और स्नीजिंग में, थ्रोट में जो अद्वियात स्टडी की थी ये वो वाली है। ये भी हम पहले आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तमाम होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो है ना इनिशियली प्रिकॉशंस के लिए ये मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जो हमने ग्रेड बनाए हैं वो इस तरह बनाए हैं कि जो बीमारी अभी नई नई आई होती है और मरीज़ को इतना महसूस भी नहीं होता और वो आम तौर पे इस्तेमाल, मसलन सांस की प्रॉब्लम है, गले की प्रॉब्लम है, तो उसको हमने जनरल में रखा है, यानी ये आम कैजुअल होती है। अब जो क्रोनिक डिजीज़ बन जाती है, यानी जो मरीज़ परेशान हो जाता है, मुख्तलिफ इलाज कराता है और इलाज कराने के बाद भी उसको रिकवरी नहीं होती, तो उसको हमने फिर आगे 3 हिस्सों में तकसीम किया है। जो कम हार्मफुल डिजीज़ है वो ग्रेड 3 में रखी है, उससे ज़्यादा जब डिजीज़ बढ़ेगी फिर ग्रेड 2 में और फिर ग्रेड 1 में है। यानी ग्रेड 3 में ऐसे मज़मून पेचीदा अमराज़ हैं जो अभी अपनी इब्तदाई स्टेज में होते हैं, यानी हम इलाज करा रहे होते हैं लेकिन अभी इब्तदाई स्टेज में हमें कोई इतना ज़्यादा फ़िक्र नहीं होती और अभी बीमारी नई नई स्टार्ट हुई होती है। इसमें मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, अस्थमा है, एडिनोइडिस है, DNS है, लारिंजिटिस है, लैरिंक्स की और फेरिंक्स की सोजिश वगैरह भी इसी में आ जाती है ग्रेड 3 में। ग्रेड 2 में ऐसे पेचीदा अमराज़ हैं जो किसी हद तक बिगड़ चुके होते हैं और कुछ अर्सा इलाज के बावजूद भी अभी ठीक नहीं हो रहे थे। मसलन किसी ने 6 महीने इलाज कराया, 3 महीने इलाज किया लेकिन अभी बीमारी ठीक नहीं हो रही, ऐसी बीमारियों को हम ग्रेड 2 में, यानी ऐसी स्टेज को हम ग्रेड 2 में रखेंगे। और इसके बाद अगर कोई बीमारी बिल्कुल ठीक नहीं हो रही और काफ़ी हद तक बिगड़ चुकी है, यानी मरीज़ ने कई साल इलाज करा लिया, साल हो गया उसको या 2 साल हो गया, तो ऐसी क्रोनिक डिजीज़ जो है, यानी अस्थमा की या लंग्स की मुतल्लिका जो है या फेफड़ों के कैंसर की मुतल्लिका है, उसको हमने ग्रेड 1 में रखा है। तो इसी हवाले से हम ये स्टडी करेंगे मुख्तलिफ ग्रेड्स में कि बीमारी किस स्टेज की है। अगर बीमारी कम है तो ग्रेड 3 में होगी, उससे ज़्यादा बीमारी होगी तो फिर ग्रेड 2 में होगी, और उससे भी ज़्यादा हार्मफुल बीमारी होगी तो फिर वो ग्रेड 1 में होगी। यानी हाईएस्ट स्टेज हमारी ग्रेड 1 है, लेकिन हम स्टार 3 से करेंगे जो बीमारी की कम अलामत है, कम स्टेज है। तो ये जो अद्वियात हम आगे स्टडी करेंगे, जो जनरल अद्वियात थी जो मैंने पहले पीछे बताई थी, ये हम आम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब हम आते हैं कुछ ख़ास अद्वियात की जो ग्रेड के हवाले से हम पेश करेंगे। ग्रेड 3 में जब बीमारी थोड़ा थोड़ा अपने पैर जमाने शुरू करती है तो उसमें हमारी जो दवाई सबसे पहली फर्स्ट जो रेमेडी है इम्पॉर्टेंट, वो है ड्रैकोनाइटम फोर्टिडम। इसको हम पोथोस भी कहते हैं, पोथोस, फोर्टिडम, स्कंक कैबेज और मुख्तलिफ़ नामों से ये मार्केट में आती है। मुख्तलिफ़ कंपनियाँ इसको मुख्तलिफ़ नामों से मार्केट करती हैं।
मेजर जो है ड्रैकोनाइटम और पोथोस के नाम से अलग अलग ये रेमेडी आती है। ये सांस की प्रॉब्लम के लिए, अस्थमे के लिए और फेफड़ों के लंग्स की प्रॉब्लम, किसी तरह की प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसको आप स्टडी कर लें होम्योपैथी डॉक्टर्स, तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है ड्रैकोनाइटम फुबडम। दूसरी जो इसके बाद रेमेडी जो आती है, इम्पॉर्टेंट रेमेडी जो आती है, वो है ड्रोसरा। ड्रोसरा ये हमारी मेजर रेमेडी है। किसी भी तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की हमारी ये मेजर एक दवाई है एंड वाज पॉइंटेड आउट बाय हानीमन एज द प्रिंसिपल रेमेडी ऑफ वुपिंग कफ। हमारी वुपिंग कफ के लिए, हर तरह की जो खांसी आती है और उसके प्रॉब्लम्स आते हैं, उसके लिए ये सबसे मेजर दवाई है। इसमें एक ख़ास बात ये आती है कि मरीज़ को चक्कर आते हैं और चक्कर में वो महसूस करता है कि मैं बाएं तरफ को गिरने लगा हूँ। यानी ये एक ख़ास इसकी अलामत है कि गिरता नहीं है मरीज़, लेकिन उसको लगता है कि चक्कर आने के बाद मैं बाएं तरफ को गिरूँगा। तो ये एक ख़ास इसके सिम्टम है, ख़ास इसकी एक मतलब अलामत है। और दूसरी इसकी ख़ास अलामत इसमें ये होती है कि मरीज़ को बाज़ औक़ात नाक और मुँह से खून आना शुरू हो जाता है, और जब वो बात करता है तो उसका सांस फूलता है, लेकिन खून आने की जो अलामत है ये इसकी ख़ास अलामत है। और अगर इसको एंटीडोट करना हो ड्रोसरा को, तो कैम्फर से हम एंटीडोट कर सकते हैं। अगली रेमेडी है हमारी बाल्सामम। बाल्सामम जो रेमेडी है, अगर खांसी रुक नहीं रही, यानी इसमें प्रॉब्लम ज़्यादा आ गया है, तो यहाँ पर हमारी ये दवाई बहुत काम करती है। जब बाकी अद्वियात काम करना छोड़ देती हैं तो बाल्सामम जो है ये हमारी बहुत काम आती है। इसमें ख़ासकर गले की जो सांस की और ख़ुराक की नालियाँ होती हैं, ये इसमें इन्फेक्शन बढ़ जाती है, और इस इन्फेक्शन बढ़ने की वजह से हमें सीने में दर्द और जलन ज़्यादा महसूस होती है। मरीज़ को तंगी बहुत महसूस होती है, वो जो भी खुराक खाता है वो वॉमिट कर देता है, और अंदर से म्यूकस वगैरह जो है वो ज़्यादा निकलना शुरू हो जाती है। ये जब इस तरह की कैफियत होती है तो उस वक्त मरीज़ की इंसैनिटी भी बढ़नी शुरू हो जाती है, यानी उसकी जो अलामत, दिमागी अलामत हैं, वो भी बढ़नी शुरू हो जाती हैं। यानी मरीज़ जो बातें जो है वो ऐसी मतलब फजूल बातें करके उसको समझ नहीं होगी, और वो इस तरह, यानी ये ब्रेन पे भी असर करती है। इस स्टेज में जब बीमारी होती है तो मरीज़ के ब्रेन पे भी असर करती है। और जब इस तरह की कैफियत हों कि ज़हनी कैफियत भी उसमें आना शुरू हो जाए, और फिज़िकली वॉमिटिंग और इस तरह की चीज़ें भी आना शुरू हो, सांस भी रुकना शुरू हो, और उसको सीने में जलन और दर्द महसूस हो, तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है बाल्सामम। नेक्स्ट हमारी रेमेडी है कॉलिनम। ये क्यू पोटेंसी में इसको हम इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसी सूरत होती है बीमारी में कि जब फेफड़े आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू होते हैं। इसमें भी बीमारी में अलामत ये होती है कि खांसी नहीं रुक रही होती। तो नाज़रीन ये देखें कि जब खांसी बार बार हो रही हो और मुख्तलिफ़ इलाज करने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो रही, इसका मतलब ये होता है कि फेफड़े हमारे आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो रहे हैं। तो फेफड़ों की कमज़ोरी की ये अलामत होती है। इस सतह पर हमें इलाज की बहुत सख्त ज़रूरत होती है, ताकि फेफड़े जो हैं जिस सतह पे भी हमारे जितने ख़राब हो चुके हैं वहीं पे हम उसको रोक लें और वो मज़ीद आगे ख़राब होने से ना बढ़ें। एक बात यहाँ ये याद रखें कि लंग्स जो हैं ये एक गुब्बारे की तरह ही होते हैं। जैसे हम गुब्बारे में हवा भरते हैं और फिर बाद में वो नरम हो जाता है, तो जैसे जैसे लंग्स की दीवारें कमज़ोर होना शुरू होती हैं तो बाद में ये रिकवर नहीं होती, ये पूरी ज़िंदगी ठीक नहीं होती। जितना फेफड़े कमज़ोर हो चुके होते हैं वो दोबारा रिवर्स नहीं होते, लेकिन हम कोशिश करके उनको वहीं पर रोक सकते हैं। यानी उनके फेफड़ों के ख़राब होने की जो एक रफ्तार है उसको हम कंट्रोल करते हैं। एलोपैथिक सिस्टम में भी यही है और होम्योपैथिक सिस्टम में भी यही है। यानी कोई भी अद्वियात जो है वो फेफड़ों को दोबारा अपनी असली हालत में वापस नहीं लेके आती, जहाँ है उसको वहाँ रोकने की कोशिश करती है। तो इस स्टेज पर हमारी सबसे अच्छी जो मेजर रेमेडी है वो कॉलिनम क्यू है। यहाँ हमें अब बीमारी की जो अलामत आती हैं वो महसूस होना शुरू हो जाता है कि अब फेफड़े डैमेज होना शुरू हो गए। उसमें गले में बाज़ का मरीज़ को ख़ारिश बहुत ज़्यादा महसूस होती है। वो कोई चीज़ खाता है उसको जलन महसूस होती है, सांस लेते हैं उसको प्रॉब्लम महसूस होता है। इसी तरह उसका जो सीना है वो हर वक्त भारी भारी सा रहता है और उसमें दर्द और जलन उसकी बढ़ जाती है। लैरिंक्स की सोजिश भी बढ़ जाती है और उसको सीने में दर्द जो है वो इसी वजह से वो बढ़ जाता है। तो जब इस तरह की कैफियत हो, इसमें भी वॉमिटिंग होती है। इसमें भी मरीज़ जब खुराक खाता है तो वॉमिटिंग महसूस करता है और उसको लगता है कि जैसे बलगम जो है ना वो मेरे मैदे में जमा हो रही है, वो कभी बाहर आ जाती है और कभी बाहर नहीं भी आती। तो ऐसी ही स्टेज में कॉलिनम क्यू जो है वो हमारी एक बेहतरीन रेमेडी है। इसके बेइंतहा अच्छे रिज़ल्ट हैं। जब कभी मरीज़ आपके पास, होम्योपैथी डॉक्टर से मेरी गुजारिश है कि जब कभी मरीज़ आपके पास इस तरह का आए
और वो फेफड़ों की किसी भी कैंसर में या प्रॉब्लम में महसूस हो तो ये दवाई आप उसको आजमा के देखें। ये कोलिनम क्यू एक बेहतरीन रेमेडी है लंग्स के कैंसर के लिए। ओइनेंथ क्रोकाटा, ये हमारी रेमेडी जहाँ हमारे लंग्स के लिए और लंग्स के कैंसर में इस्तेमाल होती है। ये एपिलिप्सी में यानी मिर्गी के दौरों में भी इस्तेमाल होती है। यहाँ हम जो फेफड़ों का स्टडी कर रहे हैं लंग्स के कैंसर में, उसमें मरीज़ के जबड़े जो हैं वो जकड़े जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसी कैफियत आती है कि उसके मुंह के जो मसल्स हैं उनमें खिंचाव आ जाता है, उसकी स्किन जो है खींची जाती है। ख़ासकर जो चेहरे के इर्द गिर्द के एरियाज़ होते हैं उनमें दर्द भी शुरू हो जाती है और मुंह जकड़ा जाता है। इसको पंजाबी में जैसे हम कहते हैं कि वो दंदल बढ़ जाती है, आपने अमूमन सुना होगा पंजाबी में दंदल बढ़ जाती है। तो इस तरह ये जबड़ों में खिंचाव पैदा हो जाता है, मरीज़ बिल्कुल कोई चीज़ वो खा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। उस हालत में अगर इस मेडिसिन के 2 से 3 कतरे या 4 कतरे मुंह में डाल दें और हर 3, 4, 5 मिनट बाद उसको रिपीट करें तो मरीज़ फ़ौरन जो है वो अपनी असली वाली हालत में आ जाता है। यानी उसकी वो जो दंदल है वो ख़त्म हो जाती है और उसके जो जाज़ हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं। ये फ़ौरी असर करती है और ये बड़ी आजमाई हुई दवाई है, ये फ़ौरी ऐसी स्टेज पे असर करती है। लेकिन यहाँ फेफड़ों के कैंसर में भी ये इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और इसकी ये रेस्पिरेटरी की भी बड़ी बेहतरीन रेमेडी है। इसको भी आप स्टडी करें। और इसके साथ जब ये मिर्गी का या इस तरह का हमला होता है या खिंचाव आता है तो साथ साइक्यूटा और कालीब्रोम जो है वो बड़ी मदद देती है। यानी इसके साथ साइक्यूटा और कालीब्रोम जो है उसको भी आप स्टडी करें, वो इस मेडिसिन के साथ बहुत अच्छी अच्छा एक रिज़ल्ट देती है। फेफड़ों के कैंसर की बेहतरीन ये दवा है। नेक्स्ट जो हमारी रेमेडी है वो है साइक्लोफ्लोरिया नोडोसा। ये एक कॉमन रेमेडी है, अमूमन होम्योपैथिक डॉक्टर्स के इस्तेमाल में आती है। ये भी अस्थमा के पेशेंट और लंग्स के पेशेंट के लिए, चेस्ट इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। ख़ासकर जब कैंसर के मरीज़ लंग्स के कैंसर का पेशेंट अगर ट्रेमलिंग की तरफ जाए, यानी उसके हाथ कांपना शुरू हों या कोई राशा वगैरह हो तो उस वक्त इस्तेमाल करते हैं। और इससे पहले अगर हम ट्यूबरकुलिनम की एक डोज इस्तेमाल करें तो और भी ज़्यादा ये बेहतर हो जाती है। इसके बाद हमारी रेमेडी है पल्मोवल्पस। ये 1x और 3x में हम इस्तेमाल करते हैं। ये मरीज़ सांस की तंगी बहुत ज़्यादा महसूस करता है इसमें और छोटी छोटी सांस लेता है, उस वक्त पर हम इसे इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है अरेलिया रेसिमोसा क्यू। ये हमारी जो रेमेडी है अरेलिया रेसिमोसा क्यू, ये भी इम्पॉर्टेंट रेमेडी है। ये एक नई रेमेडी है हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए, आप इसको ज़रूर स्टडी कीजिएगा। ये हम डायरिया में भी इस्तेमाल करते हैं और कफ़, खासकर जब मरीज़ ये कहता है कि मैं लेटता हूँ तो मुझे खांसी ज़्यादा आती है, उस वक्त हम इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। खुश खांसी होती है, अस्थमा इसमें बढ़ जाता है और स्नीजिंग भी इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मरीज़ इस कैफियत में होता है कि उसको सांस लेना दुश्वार होता है और छोटी छोटी सांस भी लेता है और उसको बहुत ज़्यादा तंगी महसूस होती है। ये वो स्टेज होती है कि जब हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और बाद का तो मरीज़ इससे भी ज़्यादा अगली स्टेज में जब जाता है तो उसको हमें वेंटिलेटर पर लेके जाना पड़ता है। तो इसमें ख़ास ये ख्याल रखना है, इसमें जो अहम बात है वो ये है कि मरीज़ जो तंगी महसूस करता है सांस की, और बिल्कुल वो लगता है उसको कि जैसे मैं मर जाऊँगा, इतनी तंगी वो महसूस करता है। ये कैफियत रात को 11 बजे के बाद ज़्यादा होती है। यानी जब वो सोता है जिस्म उसका बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, जितनी ज़्यादा देर फ्लैट रहेगा जिस्म उसके बाद फिर ये ज़्यादा होती है। अगर ऐसा मरीज़ उठकर बैठ जाए तो उसको थोड़ी सी तंगी कम महसूस होती है, यानी उसको रिलीफ मिल जाता है। अगर वो बहुत ज़्यादा तंग हो तो पेशेंट उठ के बैठ जाए रात को 11 बजे, तो मतलब सांस फूलता है उसका, 11 बजे उठ के बैठ जाए तो वो अपने आप को आसानी महसूस करता है। तो ये एक अरेलिया रेसिमोसा एक बेहतरीन रेमेडी है उस स्टेज पे जब मरीज़ बहुत ज़्यादा तंगी महसूस करता है और बिल्कुल वो लगता है कि जैसे अब मैं सांस मुझे नहीं आएगा और मैं मर जाऊंगा। इस ऐसी कैफियत में अरेलिया रेसिमोसा बेहतरीन एक रेमेडी है जी। अब हमारी बड़ी इम्पोर्टेंट एक रेमेडी आ रही है मॉस्कस की। नाज़रीन और मेरे होम्योपैथिक डॉक्टर साहबान, अब हम इस फेज़ में हैं कि हमारी बीमारी जो है वो काफ़ी बढ़कर आगे आ चुकी है, लाइलाज मर्ज़ हो चुका है। मरीज़ कहता है कि मैंने मुख्तलिफ़ इलाज करवाए और डॉक्टर्स ने अब जवाब दे दिए, तो बिल्कुल मरीज़ बेड पे मतलब लेटा होता है और इस तरह की कैफियत होती है। फेफड़ों के कैंसर का मरीज़ इस वक्त ऐसी स्टेज पे होता है कि वो चलना फिरना दूर, उसकी खुराक बाज़ का खुराक भी वो नहीं खा रहा होता, लिक्विड ले रहा होता है और बिल्कुल बेड के साथ लगा होता है। तो ऐसी कैफियत में जहाँ ये बिल्कुल लाइलाज मर्ज़ हो चुका होता है, वहाँ पर हमारी ये रेमेडी मॉस्कस जो है वो बड़ा काम करती है। ये कॉस्टली रेमेडी है, थोड़ी सी महंगी है,
लेकिन ज़िंदगी से ज़्यादा महंगी कोई चीज़ नहीं होती। तो ये महंगी है दवाई, लेकिन ये काम बड़े अच्छे करती है। मैंने इसको लंग्स के कैंसर में, ब्रेस्ट के कैंसर में, ब्रेन ट्यूमर में मैंने इसे इस्तेमाल करवाया। ये ब्रेन ट्यूमर की भी बड़ी अच्छी एक दवाई है। मतलब फिट्स के अब अगर आने शुरू हो जाते हैं, दिमागी कैफियत अगर चेंज होती हैं, मरीज़ ऐसा है कि वो बिल्कुल हंसता है तो हंसता ही रहता है, अगर रोता है तो रोना ही लग जाता है, उसको परेशानी भी बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह की कैफियत भी जो है वो जब दिमाग की कैफियत आ जाती है तो वहाँ भी ये मास्कस बड़ा काम करती है। फेफड़ों के कैंसर की बेहतरीन रेमेडी है और अस्थमा की बेहतरीन रेमेडी है, लेकिन ये उस वक्त इस्तेमाल होती है जब मरीज़ बिल्कुल लाइलाज हो चुका होता है और ये आखिरी स्टेज की बीमारी होती है। वहाँ पर हम फिर इस मास्कस से काम लेते हैं। इसको ज़रूर एक दफ़ा देखिएगा। जी, मास्कस की तरह ही अब जो हमारी रेमेडी है वो है क्यूबराको। स्पाइडोस्पर्मा के नाम से ज़्यादा मशहूर है, आमतौर पर स्पाइडोस्पर्मा के नाम से ये जानी जाती है। लेकिन ये इतनी बेहतरीन रेमेडी है कि मरीज़ अगर मौत के मुंह में जा रहा होता है, बिल्कुल आखिरी स्टेज होती है, उसकी ऑक्सीजन ख़त्म हो चुकी होती है, वेंटिलेटर पे होता है या ऑक्सीजन सिलेंडर लगा होता है, उस वक्त भी ये उसको मौत के मुंह से वापस ले आती है। ये अल्लाह ताला का एक ख़ास करम है जो ये दवाई हमारे पास मौजूद होती है। मास्कस और ये स्पाइडोस्पर्मा ये ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी होती है उसको ये पूरा करती है और ये लंग्स की बड़ी बेहतरीन मेडिसिन है। लंग्स के कैंसर में, लंग्स जो डैमेज हो चुके होते हैं, ख़ासकर सिगरेट नोशी, शराब नोशी या इस तरह की किसी कैफियत में मरीज़ ने पहले से जो इस तरह की नशावर अद्वियात ली होती है या कोई इस तरह की चीज़ें, तो उसमें भी। और ये कार्डियक अस्थमा में भी बहुत बेहतरीन है। यानी अगर आपको फेफड़ों और लंग्स की बीमारी हो गई है और अब उसके साथ साथ आपको दिल की बीमारियाँ भी शुरू हो गई हैं और आपको दिल के मसाइल होना शुरू हो गए हैं, तो उस वक्त भी ये आपको स्पाइडोस्पर्मा बेहतरीन आपका काम करती है। तो ये जो आखिरी 2 दवाइयाँ थी हमारी, मास्कस और स्पाइडोस्पर्मा यानी क्यूबराको, ये 2 दवाइयाँ मेजर रेमेडी ग्रेड 1 की अद्वियात हैं। यानी जब बीमारी बिल्कुल आखिरी सतह पर होती है तो ये 2 दवाइयाँ हमारी वहाँ पर काम आती हैं। तो नाज़रीन, मेरे होम्योपैथिक डॉक्टर्स जिन्होंने इस लेक्चर्स को आज सुना, तो आपने ये देखा कि हमने ग्रेड 3, ग्रेड 2 और ग्रेड 1 की अद्वियात जो है स्टडी की है। ये ग्रेड वाइज समरी आपके सामने है स्क्रीन पर। इसमें आप दोबारा इसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने ख़्याल ये रखना है कि हर स्टेज की दवाई जो है उसमें से एक रेमेडी इख्तियार करनी है। ये सारी रेमेडीज इकट्ठी नहीं करनी, यानी ग्रेड 3 की रेमेडीज़ हैं, 2 की रेमेडीज़ हैं और 1 की रेमेडीज़ हैं। जहाँ पर ज़रूरत पड़े वहाँ पर आपने ये दवाई इस्तेमाल करनी है। जी नाज़रीन, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई मेरी वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। इसके अलावा जो नीचे दाएं तरफ, ऊपर, बाएं तरफ नीचे और ऊपर जो स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं, जो वीडियोज़ आप देखना पसंद करते हैं, तो आप इनको ज़रूर देखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।